हेलो बालकों, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? बढ़िया हो? अच्छी बात है। देखो बेटा, अपने जो आपके राजनीतिक सिद्धांत में अधिकार वाला लेसन चल रहा था, 5वां लेसन था अधिकार, और अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की कि अधिकार कहाँ से आते हैं, कानूनी अधिकार और सत्ता में क्या संबंध है। इसके अलावा देखो आपने अधिकार क्या होते हैं इसके बारे में आपने चर्चा कर लिया, आपने देख लिया, समझ लिया कि अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, और कानूनी अधिकार जो है राज्य सत्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इन चीजों के बारे में देखा। अब जो अगला बिंदु है अपना वो है अधिकारों के प्रकार। तो अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, अधिकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकारों के होते हैं, तो मुख्य रूप से आपके जो अधिकारों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण अधिकार कौन कौन से, अधिकारों के प्रकारों में यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिकार लेंगे। महत्वपूर्ण अधिकारों में पहला अधिकार आता है आपके राजनीतिक अधिकार। अधिकतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों को घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से ही अपनी शुरुआत करती है। कहने का मतलब है लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र से होती है। लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को जो है कानून के साथ बराबरी का अधिकार, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक प्रदान करने का कार्य करता है। यानी राजनीतिक अधिकार आपके दो कार्य करते हैं मूल रूप से, कौन कौन से? एक तो लोगों को कानून के समक्ष बराबर बनाते हैं, दूसरी बात लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार बनाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक अधिकारों में जो आपके वोट देने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने या राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार जो है आपके राजनीतिक अधिकारों में आते हैं। इसके साथ साथ जो आपके जो राजनीतिक अधिकार है वो स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक अधिकार किससे जुड़े हुए हैं? स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक अधिकार किससे जुड़े हुए हैं? स्वतंत्रता से। नागरिक स्वतंत्रता जैसे, कौन स्वतंत्रता? नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता जो है आपके राजनीतिक अधिकारों में आता है। जब राजनीतिक अधिकारों के साथ स्वतंत्रता जुड़ जाती है तो नागरिक स्वतंत्रता हो गई। नागरिक स्वतंत्रता में क्या चीजें सम्मिलित है? नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो देखो नागरिक स्वतंत्रता का पहले अर्थ देखते हैं अपन। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या अर्थ होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों का की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने और असहमति प्रकट करने का अधिकार जो आपके किस में आता है? नागरिक स्वतंत्रता में आता है। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसके अलावा जो आपके प्रतिवाद या असहमति प्रकट करने का अधिकार, प्रतिवाद और असहमति, यानी किसी बात से आप सहमत नहीं है, किसी के विचार से सहमत नहीं है तो असहमति प्रकट करने का अधिकार।
ये किसमें आते हैं? नागरिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता आज कितनी स्वतंत्रता उसे है? आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की जांच के अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, व्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद और असहमति प्रकट करने के अधिकार, इन सबको सामूहिक रूप से नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। ये नागरिक स्वतंत्रता में सम्मिलित है। नागरिक स्वतंत्रता देखो आपके राजनीतिक अधिकार मिलकर के, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार ये दोनों मिलकर के किसी भी सरकार की लोकतांत्रिक जो प्रणाली होती है उसकी बुनियाद का निर्माण करते हैं। अर्थात बुनियाद आधार, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार ये दोनों जो है आपके एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार होते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार की बुनियाद होते हैं। यहीं से लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया था आपको कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, सत्ता की मनमानी नहीं होता है। अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों का कल्याण करना। ये नहीं कि भाई सत्ता मनमर्जी करने लग जाए। अधिकारों का मतलब सत्ता मनमर्जी करे ये नहीं है। अधिकार सत्ता पर नियंत्रण लगाते हैं, सत्ता की जो सीमाएं हैं वो है एक तरह से सत्ता की मनमर्जी पर नियंत्रण करते हैं अधिकार। अधिकारों का जो उद्देश्य है वो आपके बता दिया मैंने अभी कि नागरिकों का जन कल्याण करना है, लोक कल्याण करना है, उनके कल्याण जो आपके अधिकारों की हिफाजत करना है। माने सरकार जो आपके जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह होना चाहिए, जवाबदेह बनकर के ही सरकार को कार्य करना चाहिए। शासकों से ये अपेक्षा होती है कि उनका जो सरोकार है, लोगों के जो कल्याण है, लोगों के जो हित है उनको महत्व देना है। अर्थात सरकार से, शासकों से क्या अपेक्षा होती है कि शासक जनता के कल्याण से ही संबंध रखें, जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। सरकार की जो भी निर्णय होते हैं वो जनता को प्रभावित करने वाले होने चाहिए। किस रूप में? कल्याणकारी रूप में, हानिकारक पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। जनता के कल्याण को निर्धारित करने वाले होने चाहिए, जनता के कल्याण को बढ़ाने वाले होने चाहिए। सरकार के जो निर्णय है, इन निर्णयों को प्रभावित करने का जनता को अधिकार भी होना चाहिए। अगर जनता चाहे कि उनको जो निर्णय सरकार का अनुचित लगे तो उसका विरोध करने का भी जो है आपके जनता को क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब है जनता जो आपके नीति निर्माण में सहायक भी बने और जहां विरोध करने की आवश्यकता होती है वहां विरोध करने का अधिकार भी जनता को होना चाहिए। तभी ये माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य है। इस लोकतांत्रिक राज्य में जनता को राजनीतिक अधिकार प्रदान है। अगर पूर्ण राजनीतिक अधिकार किसी भी राज्य में प्राप्त है तो वहां पर जनता को दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में राज्य का सहयोग करने और राज्य के जो अनुचित कानून है, अनुचित नीतियां हैं उनका विरोध करने का अवसर मिलता है। दूसरा अधिकार है आर्थिक अधिकार। नंबर 2 है आपके आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, जीविका का अधिकार। राजनीति के जो ऊपर बताया मैंने अधिकार है, लोगों की राजनीति में भागीदारी प्रदान करता है राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक भागीदारी का अपना जो अधिकार है लोगों का, वो पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब हमें मूलभूत सुविधाएं पूरी हो। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही है तो ही व्यक्ति क्या कर सकता है? राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी? व्यक्ति को भोजन है, वस्त्र है, आवास है, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध हो रही है तो ही वो राजनीतिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। फुटपाथ पर रहने और इन बुनियादी जरूरतों से वंचित जो व्यक्ति है उनके लिए राजनीतिक अधिकार महत्व नहीं रखते। फुटपाथ पर रहने वाला और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपने आप में राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं मानता। वो जीवन से संघर्ष कर रहा है, मूलभूत जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो उसका पूरा ध्यान उस संघर्ष में है, बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने में है। राजनीति में क्या हो रहा है, राजनीति में उसका क्या स्थान है, उस और उसका ध्यान नहीं है। जैसा कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है, वो वोट का महत्व जानता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो तो अपनी भूख, जो बुनियादी भोजन की बुनियादी जरूरत है, उस जरूरत के लिए वो जूझ रहा है। तो उसका उस राजनीतिक अधिकार, वोट का अधिकार है, उसमें उसका ध्यान ही नहीं है। उसको वोट महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए रोटी महत्वपूर्ण है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति जो है आपके राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता। तो राजनीतिक अधिकारों का उपयोग वो तभी कर सकता है जब अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर ले। तो सरकार का दायित्व बनता है कि प्रत्येक नागरिक की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी करे, ऐसी व्यवस्था करे, ऐसी नीतियां बनाए जिससे प्रत्येक नागरिक की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, ताकि व्यक्ति या नागरिक राजनीतिक अधिकारों का जो मूल्य है उस मूल्य को समझ सके, उनकी ओर उनका ध्यान जाए, वो राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करे। और बुनियादी जरूरतों को पूरा कराने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बुनियादी जरूरतों को पूरा कराने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मजदूरी मिले, मेहनत की परिस्थितियां हैं उचित होनी चाहिए। यह भी नहीं कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन बहुत ही कठिन परिस्थिति में कर रहा है, तो कठिन परिस्थिति में मेहनत कर रहा है तो उसके लिए भी नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। तो मेहनत की परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? मानवोचित होनी चाहिए। एक मानव के लिए जो आवश्यक है वो परिस्थितियां होनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को समझने लगे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियां जो है आपके उपलब्ध कराई जाए। ये सुविधाएं लोकतांत्रिक सरकारें देने लगी है, इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहा है और स्वीकार कर रहा है। इसी के तहत वो क्या कर रहा है? आर्थिक अधिकार है वो भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज ने, एक लोकतांत्रिक सरकार ने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियां मिलनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा कि अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा। और बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएगी तो वो नागरिक अधिकारों का उपयोग करेगा। और इसी बात ने किस अधिकार को जन्म दिया? आर्थिक अधिकार को जन्म दिया। कुछ देशों में देखो आपके नागरिक, खासकर जो निम्न आय वाले हैं, निम्न आय वाले नागरिक आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त कर रहे हैं, और इन देशों में राज्य सरकार क्या कर रही है? अपने निम्न आय वाले नागरिकों को आवास है, चिकित्सा जैसी सुविधाएं हैं उपलब्ध करा रही है। अन्य कुछ देशों की बात करें तो यहाँ पर जो आपके बेरोजगार व्यक्तियों को न्यूनतम जो आपके बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ताकि वे लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। भारत की बात करें तो भारत सरकार भी जो आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की मदद करने के लिए कार्यवाही कर रही है। और हाल ही में उसने जो है आपके महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार जो आपके गारंटी योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, ताकि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार से बुनियादी जरूरतें पूरी करें, और बुनियादी जरूरतें पूरी करेंगे तभी वो जो है आपके नागरिक अधिकारों का उपयोग करें। भारत सरकार ने देखो आपके नागरिकों को आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी योजनाएं चलाई है। आज आपको सरकारी जो चिकित्सालय हैं उनमें निःशुल्क दवाई उपलब्ध होती है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, निःशुल्क परामर्श उपलब्ध होता है चिकित्सा संबंधी। आवास के लिए भी जिन लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए 2 पक्के कमरे, 2 कमरे जो है आपके मकान है वो बनाए जा रहे हैं, 2 कमरे पक्के, वो सरकार जो है सहायता करती है उसके लिए बनाने में। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही है वो योजना इसीलिए है कि लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो और वो नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सके। भारत में देखो आपके बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, और ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार है उनके लिए अभी बता ही दिया मैंने, मनरेगा
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत आपके बेरोजगार व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ताकि वो मूलभूत जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सके। फिर आता है आपके संस्कृति का अधिकार। तीसरा आता है आपके संस्कृति का अधिकार। अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक जो अधिकार है, सांस्कृतिक जो दावे हैं, उन दावों को मान्यता देंगे। अधिकाधिक जो आपके लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ क्या कर रहे हैं, लोगों के सांस्कृतिक दावे हैं, लोग अपनी अपनी संस्कृति को बनाए रखने के दावे करते हैं, तो उन दावों को भी क्या कर रही है, मान्यता दे रही है। इन दावों में आपके मातृभाषा में जो आपके प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा में ही क्या किया जाए, प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, अपनी संस्कृति, भाषा और संस्कृति के शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार, शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार। इसके अलावा देखो आपके ये 3 चीजें आती है आपके मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति में शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार, ये जो आपके सांस्कृतिक अधिकारों में आता है। और ये चीजें जो आपके ये शिक्षण संस्थाएं जो ये है, ये चीजें जो आपके लोगों के बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानी जाती है, नागरिकों के बेहतर जो जीवन होता है, अच्छा जीवन होता है, बढ़िया जीवन होता है, उसके लिए आवश्यक मानी जा रही है। इस प्रकार लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में अधिकारों की जो सूची है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है आपके नए नए दावे जो किए जाते हैं कि इस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए, उस प्रकार का अधिकार भी मिलना चाहिए, तो अधिकारों के लिए नए नए दावे किए जाते हैं। दावों को जब समाज जो है आपके समर्थन दे देता है और सरकार उनको कानूनी मान्यता प्रदान कर देती है, तो वो अधिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में अधिकारों की सूची जो है आपके लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आपके प्रमुख अधिकार थे, महत्वपूर्ण अधिकार थे। इनके अलावा देखो आपके कुछ अधिकार जैसे आपके जीवन जीने का अधिकार, जैसे आपके जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ आपके स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान व्यवहार का अधिकार, जिसको हम समानता का अधिकार भी कहते हैं, सम्मान व्यवहार का अधिकार, और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार। राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, इस प्रकार के राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, इस प्रकार के जो आपके अधिकार है, ऐसे बुनियादी अधिकारों के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी होती है, जिन्हें प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, प्राथमिक रूप से माना जाता है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक जो अन्य परिस्थितियां हैं वो भी न्यायोचित दावों और अधिकारों के रूप में मान्य की जाती है। शालीन जीवन, स्वच्छ जीवन,
साफ सुथरा जीवन जीने के लिए अन्य कई आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनको न्यायोचित माना जाता है, आवश्यक माना जाता है, और उन परिस्थितियों से संबंधित जो दावे हैं उनको भी स्वीकार किए जाते हैं। तो ये थे आपके अधिकार। अब है आपके अधिकारों की जो है आपके अधिकार और जिम्मेदारियां। अगला जो बिंदु है आपका वो है आपके अधिकार और जिम्मेदारियां। अधिकार और जिम्मेदारी में देखो आपके अधिकार और जिम्मेदारियां। कि अधिकारों के साथ साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? अधिकारों के साथ साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या हमें अधिकार ही प्राप्त कर लेना चाहिए? तो देखो, अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं बल्कि वह खास तरीके से काम करे। भाई अधिकार राज्य पर ही जिम्मेदारी नहीं डालते कि राज्य खास तरीके से कोई एक बढ़िया तरीके से एक अलग तरीके से काम करे, खास तरीके जिसको कहते हैं बहुत ही जरूरी, जो एक बना बनाया अलग से तरीका होता है, उस तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी डालते हैं। तो अधिकार जो है आपके, पहली बात तो हुई अधिकार राज्य के साथ हम पर भी जिम्मेदारी डालते हैं। राज्य के साथ साथ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी डालते हैं कि राज्य एक खास तरीके से काम करे, साथ ही नागरिकों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी आयत करते हैं। आयात करने का मतलब डालना या निर्धारित करना। उदाहरण के लिए देखो आपके, उदाहरण के लिए आपके टिकाऊ विकास है, उदाहरण ले सकते हैं टिकाऊ विकास का। टिकाऊ विकास, उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का हम उदाहरण ले सकते हैं। टिकाऊ विकास में क्या माना जाता है कि विकास इस आधार पर होना चाहिए जिससे पर्यावरण में संतुलित रहे, पर्यावरण भी बना रहे और हमारी आवश्यकता की वस्तुएं भी निर्मित हो जाए, आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। तो टिकाऊ विकास का जो मामला है इसको हम लें तो हमारे अधिकार हमें ये याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को ही कुछ कदम उठाने हैं, कि टिकाऊ विकास के लिए अकेले राज्य को ही कदम नहीं उठाने हैं, बल्कि राज्य के साथ साथ हमें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। किस दिशा में? टिकाऊ विकास की दिशा में। अगर टिकाऊ विकास की दिशा में राज्य कदम उठा रहा है, हम प्रयास नहीं करेंगे तो टिकाऊ विकास नहीं होगा। तो जनता का भी दायित्व बनता है कि जनता भी क्या करे, टिकाऊ विकास की दिशा में प्रयास करें। अधिकार हमें इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि हमें अपनी निजी जो जरूरतें होती है, अपनी निजी जो हमारी खुद की जरूरत है, हमारी खुद की जरूरत है जिसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है, उन जरूरतों को, उन हितों को न सोचें, उन जरूरतों को न सोचें, उन जरूरतों को, उन हितों को महत्व नहीं दें जो हमारे निजी है। कुछ ऐसी चीजों की रक्षा हम करें जो हम सबके लिए हितकर है। तो अधिकार देखो आपके हमें बाध्य करते हैं किसके लिए, कि हम अपने निजी जरूरतों को जो है या निजी हितों के बारे में नहीं सोचें, बल्कि हमें उन बातों के बारे में सोचें, उन चीजों के बारे में सोचें जो हम सबके लिए हितकर है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों की हमारे लिए रक्षा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सबके हित की चीजें हैं और सबके हित की चीजें हैं तो इनकी रक्षा होगी तभी सबको मिलेगी। उदाहरण के लिए ओजोन परत की हिफाजत करना एक व्यक्ति का या सरकार का ही काम नहीं है। सरकार ओजोन परत की हिफाजत के लिए आपसे प्रचार प्रसार करती है, जो भी उतना उपयुक्त होता है, जितना भी हो सकता है सरकार कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा भी दायित्व होता है कि हम ऐसे कार्य नहीं करें, ऐसी चीजें करने से बचें जिनसे हमारी ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। क्योंकि ओजोन परत को नुकसान
नुकसान होने का प्रभाव हमारे अकेले ऊपर नहीं पड़ रहा है, सब पर पड़ रहा है। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। किस दिशा में? ओजोन परत को बचाने की दिशा में, क्योंकि वो सबके लिए लाभकारी है। अगर हम अपने हित में काम करने लग जाए, अपने हित में सोचने लग जाए, तो हम क्या करेंगे? अपने फायदे के लिए ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाएंगे। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इनका हम कम उपयोग कम कर सकते हैं। इनके उपयोग को कम करके हम क्या कर सकते हैं? उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? हमारी ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं। इसी के अनुसार देखो आपके वायु और जल प्रदूषण है। वायु और जल प्रदूषण हम कर रहे हैं, जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं। अब हम ये सोचते हैं कि साहब ये तो प्रदूषित होंगी, तो हम ये कर सकते हैं कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम तो कर ही सकते हैं ना। प्रदूषण को पूरा समाप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको कम कर सकते हैं। कम कौन किस तरीके से हो सकता है वो हम सब जानते हैं। अगर हम वनु की रक्षा की बात करें, वनु की हिफाजत की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं? नए वृक्ष लगा सकते हैं। अगर नए वृक्ष नहीं लगाएं तो कम से हम वृक्षों को काटना छोड़ दें, तो हरियाली अपने आप ही बरकरार हो जाएगी, बरकरार रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हरियाली जितनी बढ़ती है उससे ज्यादा मात्रा में हम वृक्षों को काटते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम नए वृक्ष लगाएं, और अगर नए वृक्ष नहीं लगाते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए? जो बने हुए हैं वृक्ष उनको तो कम से कम नहीं काटना चाहिए। जब हम उनको नहीं काटेंगे तो हरियाली बनी रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए लगाने की तो दूर की बात है, काटते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पर्यावरण जो है आपके अकेले के लिए लाभदायक नहीं है, सबको लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण दूषित होता है तो इसका प्रभाव आप पर अकेले पर नहीं पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। तो ये सार्वजनिक चीजें हैं, इन सार्वजनिक चीजों के प्रति अधिकार हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयात करते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं। पारिस्थितिकी को संतुलन करना या कायम रखना हमारा दायित्व है। पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण को संतुलित रखना जो हम सब के लिए अनिवार्य है, ये आम भलाई है, जिसका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए करना जरूरी है। जिनका ओजोन परत को बचा करके रखना, वायु और जल को प्रदूषित होने से रोकना, वृक्ष लगाना, जंगलों को बनाए रखना, उनकी हरियाली को बरकरार रखना, पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखना, ये कार्य हमारे लिए हितकर नहीं है, बल्कि साथ साथ में आने वाली पीढ़ी जो है उसकी हिफाजत के लिए भी जरूरी है। आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए भी जो है इन्हें चीजों की हिफाजत करना जरूरी है, इनको बनाए रखना जरूरी है, इनको स्वच्छ रखना जरूरी है, ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें आने वाली पीढ़ियां। नहीं तो वो क्या जानेगी सुरक्षित और स्वच्छ जीवन के बारे में, सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया के बारे में। जब उनको दूषित पर्यावरण मिलेगा जिसमें वो जी नहीं पाएंगे, तो ऐसे पर्यावरण में वो जो आपके बेहतर जीवन क्या होता है उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को जो आपके बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम जो हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखें, और पर्यावरण के लिए जो उपाय है वो हमें करने चाहिए। हम अगर प्रतिवर्ष एक वृक्ष लगाएं तो भी वृक्षों की संख्या क्या हो जाएगी, आपके काफी हो जाएगी, काफी मात्रा में वृक्ष लगा सकते हैं। और तो ये भी कर सकते हैं हम कि अगर हम मान लो वृक्ष नहीं लगाते तो हम काटे नहीं, प्रतिवर्ष जो है बड़ी मात्रा में वृक्ष काटे जाते हैं, तो उनको काटने से रोक करके भी हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद में और जिम्मेदारियां बच रही हैं आपके, ये बची हुई जिम्मेदारियां हैं वो हम अगले कालांश में लेंगे। आज के लिए इतना काफी है।